स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मशीन। तो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। मशीन के बारे में आप क्या जानते हो? पहले तो कुछ एग्जांपल्स देखो कि जैसे कि हम लोगों को कोई वेट अगर वर्टिकली ऐसे अपवर्ड उठाना होता है तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए क्या हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन यूज़ कर लेते हैं। फिर उस वेट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना आसान हो जाता है, किसी हाइट तक पहुंचाना आसान हो जाता है। वहीं कुएं से अगर पानी निकालना हो तो हम लोगों को अपवर्ड एफर्ट लगाना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है कि कुएं में भी गिर जाओ, पैर वायर स्लिप कर गया तो चले जाओगे अंदर ही। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पुली का यूज करते हैं और फिर हम लोग डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं और जो लोड है उसका मूवमेंट अपवर्ड होता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल है, जैसे कि देखो ये ढक्कन खोलना है तो ये जो कैप को ओपन कर रहे हैं तो इसके लिए अगर कुछ लोग होते हैं भाई दांतों से भी खोल लेते हैं, हाथों से खोलना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसे में हम लोग इस रेंज का यूज कर रहे हैं, बॉटल ओपनर का यूज कर रहे हैं। तो ये सारे ही केसेस में देखो कर क्या रहे हैं हम लोग यूज कर रहे हैं मशीन का। मशीन होता क्या है? मशीन का मतलब यही नहीं कि सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड जैसे हमारा इंजन वगैरह होता है वैसा। मशीन होता क्या है? तो मशीन is a device by which we can either overcome a large resistive force or load at some point by applying a small force or effort at a convenient point and in a desired direction, or by which we can obtain a gain in speed। यानी कि मशीन क्या होता है हमारा? मशीन कोई ऐसी चीज है, ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र है जो कि कोई एक रेजिस्टिव फोर्स हो, कोई लोड वगैरह हो, उससे हमको ओवरकम होना हो, उसको डिस्प्लेस करना हो। उस वर्क को हम लोग कर सकते हैं एक स्मॉल एफर्ट से, या तो कम एफर्ट लगा के यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, या फिर हम लोग एक कन्वीनियंट पॉइंट पे फोर्स लगा सकते हैं जैसे साइकिल का पेडल, वो आगे देखेंगे, और या फिर डिजायर्ड डायरेक्शन में हम लोग लगा सकते हैं जैसे कि ये डिजायर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है और हम लोगों को गेन मिल सकता है स्पीड में। तो मशीन कोई भी एक ऐसी चीज है जो क्या करे, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे, चेंज कर दे डायरेक्शन को, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर दे, या फिर गेन इन स्पीड दे। तो ऐसा कोई डिवाइस क्या है? आपका मशीन है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ के। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ सिंपल मशीन। एक सिंपल साधारण मशीन की कौन कौन से यूजेस हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इसमें 4 यूजेस टोटल हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट। यानी कि कैसा काम करेगा हमारा मशीन? हमारा मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे ये जनाब क्या कर रहे हैं, देखो ये कार, ये क्या है? एक कार है जो हैवी कार है, इसको लिफ्ट किया जा रहा है और लिफ्ट कर रहे हैं किसकी मदद से? यहाँ पर इन्होंने ड्रिल मशीन बल्कि इसमें लगा दिया, वो हाथ से हैंडल घुमाने के बजाय। और देखो ये जो जैक है, ये जैक क्या कर रहा है? इस कार को लिफ्ट कर दे रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एफर्ट है ना ये काफी कम है और ये लोड जो है बहुत ज्यादा है। तो कम एफर्ट से ज्यादा रेजिस्टिव लोड से ओवरकम हो पा रहे हैं हम। इसका मतलब ये कैसा एक्ट कर रहा है? एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अगेन किसी भी चीज को वर्टिकली उठा पाना कितना मुश्किल होता है ना, एक जगह से उठाकर हाइट पे रख पाना। लेकिन वहीं किसकी मदद से? एक इंक्लाइंड प्लेन की मदद से यही काम आसानी से हो जा रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है? फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा है। फिर यहां पर देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में जो है कि ये एफर्ट लगा रहा है। एफर्ट कहां लगा रहा है? डाउनवर्ड लगा रहा है। और लोड का मूवमेंट कहां हो रहा है? अपवर्ड। यही अगर लोड उसको इस साइड से अगर उठाना होता तो कितना ही मुश्किल होता उसको वर्टिकली मूव करवा पाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे देखते हैं। सेकेंड है इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। यानी कि जो एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है उसको कन्वीनियंट पॉइंट पे कर देना। कैसे? जैसे एक साइकिल है, साइकिल में हमको इसको व्हील को रोटेट करना है, ये व्हील अभी आ जाएगा यहाँ पे, इस व्हील को हमको रोटेट करना है। अब इस व्हील को हमको रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? देखो यहाँ पे हम लोग पैडल पे फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग पैडल पे फोर्स लगाते हैं और ये चेन इससे अटैच है और ये व्हील हमारा रोटेट करने लगता है। यानी कि एक कन्वीनियंट पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। दो चीजें हो गई। थर्ड क्या हुआ? इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। वहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम लोग चेंज कर रहे थे, मतलब अलग हम लोग
फोर्स यहाँ लगा रहे हैं और हम लोगों को वर्क डन देखो यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अलग पॉइंट पे कन्वीनिएंट पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्शन ही एफर्ट का चेंज हो जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखो ये एफर्ट अब कैसा लगा रहा है, डाउनवर्ड लगा रहा है और लोड का मूवमेंट कैसा हो रहा है, अपवर्ड। वही अपवर्ड अगर इसको उठाना हो तो काफी ज्यादा हम लोगों को मुश्किल होगी, लेकिन अब अगर हम डाउनवर्ड अगर लगा रहे हैं फोर्स एफर्ट को अपने, तो हम खुद का वेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ एफर्ट। तो क्या करेंगे हम लोग इस लोड को उठा लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है आपका एफर्ट का वो कन्वीनियंट हो गया। और यही केस होता है, ये क्या है, पुली है ना, कुएं से पानी वगैरह निकालने के लिए। लास्ट है चौथा आपका फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड, यानी काम में हमको तेजी मिलती है, ज्यादा जल्दी हम कर पाते हैं। अ ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट, यानी कि मूवमेंट एफर्ट का कम हुआ। यहाँ पे जो कैचियां चल रही है देखो, मूवमेंट इनका बस इतना हो रहा है, लेकिन लोड का मूवमेंट देखो इतना हो रहा है। यानी कि सिर्फ इतने मामूली से मूवमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इतने लेंथी पीस ऑफ पेपर को, पीस ऑफ क्लॉथ को कट कर सकते हैं। तो ऐसे में हमको क्या मिल रहा है, गेन इन स्पीड मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे टेक्निकल टर्म देखते हैं रिलेटेड टू अ मशीन। मशीन के साथ टेक्निकल टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं, जिसमें आपका लोड है, एफर्ट है और मैकेनिकल एडवांटेज है। इसके अलावा भी अभी आगे आएंगे। लोड क्या होता है, लोड रेजिस्टिव फोर्स है या फिर अपोजिंग फोर्स है टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड द लोड। यानी कि कोई मशीन पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं अगर हम, तो हम जिस लोड से ओवरकम होने के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो दैट इज ओनली कॉल्ड लोड। एफर्ट क्या है, अब मशीन इस्तेमाल करोगे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एफर्ट तो लगाओगे। जस्ट लाइक एक क्रो बार भी अगर यूज करते हो उठाने के लिए, यहाँ पे कोई ईटा वगैरह लगा के अगर लोड को उठाने के लिए, पत्थर को उठाने के लिए, तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हो आप, एफर्ट को लगा रहे हो। तो जो एफर्ट आप मशीन पे अप्लाई कर रहे हो, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट। ठीक है, एफर्ट हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, रेशियो होता है ऑफ द लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लोड अपॉन में एफर्ट। ठीक है, ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे फलक्रम बना दिया हमने, ठीक, यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर है, तो ये वो लोड है जिसको हमको उठाना है। एफर्ट हम अपने हाथों से इसको नीचे पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लोड को ऊपर की तरफ उठाएगा और ये हमारा फलक्रम है। तो ये जो हम लोग एक सिंपल मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लीवर को, एक रिजिड रॉड को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मशीन, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे इसको उठा रही है। तो ये जो लोड जिससे ओवरकम होना है ये लोड हो गया, और ये जो अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट मशीन के ऊपर, ये हमारा एफर्ट हो गया। और भी टेक्निकल टर्म्स हैं जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज की बात हो गई, तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। वो ये है कि इन अ मशीन यूज्ड टू ओवरकम अ सर्टेन लोड, इफ द एफर्ट नीडेड इज लेस देन द लोड, द मशीन इज सेड टू हैव द मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। इसको हम टेक्निकली समझते हैं। हमने ये देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन में एफर्ट होता है। पहली लाइन क्या कह रही है कि एफर्ट नीडेड इज लेस देन द लोड, यानी एफर्ट जो हमको चाहिए वो लोड से कम हो। एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि हमको एफर्ट 3 चाहिए और लोड 4 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 अपॉन में 3 हो जाएगा और ये 1.33 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज देख रहे हो कितनी हो रही है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो गई, ये पहला कंडीशन हो गया। कब, जब हमको एफर्ट कम लगाना पड़े लोड से, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारा ये काम करेगा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। वो आगे देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि व्हाइल इट नीड्स एन एफर्ट ग्रेटर देन द लोड, यानी अगर कोई ऐसा कंडीशन हो कि हमको एफर्ट लोड से ज्यादा चाहिए, यानी ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, अब मैकेनिकल एडवांटेज कितनी हो जाएगी, एफर्ट यानी कि आपका ये लोड यानी कि आपका हो गया 3, एफर्ट यानी कि 4, कितना हो जाए 0.75।
जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर गई, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, इज लेस देन 1। तो देखो ग्रेटर रहेगा अगर लोड से, अगर एफर्ट लोड से ग्रेटर है, इट इज सेड टू हैव मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। अब यहां मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 तो ये आपका गेन इन स्पीड के काम करेगा। और a machine is said to have the mechanical advantage equal to 1 रहेगा if the effort needed is equal to the load। जितना एफर्ट लगा रहे हैं अगर उतना ही लोड हो तो क्या होगा, जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही लोड हो तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, लोड अपॉन में एफर्ट कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1। तो यानी मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 है तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, चेंज इन डायरेक्शन करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा बस एफर्ट के। तो ये हो गया आपका 3 कंडीशन किसके अकॉर्डिंग, मैकेनिकल एडवांटेज के हिसाब से। हमने तीनों में वैल्यूज भी पुट करके देखे। इसके पास कोई यूनिट क्यों नहीं होता है, यूनिट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो लोड और जो एफर्ट को क्या कर रहा है, बस ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कंपेयर कर रहा है, ये इनका सिर्फ क्या है, रेशियो है। तो सेम यूनिट रहेगा तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई यूनिट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड इज कॉल्ड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो भी आपका एक रेशियो हो गया। किसका रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ऊपर लिखा अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लोड, यहां पे हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट दिखा है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। अब यहां पर आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन टू डिस्प्लेस। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड dl ले लेते हैं और टाइम टेकन को t ले लेते हैं। ठीक है, dl क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट लेना है पहले, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में टाइम टेकन। अच्छा, जिस समय तुम किसी मशीन पे, जैसे कि वो एक मशीन थी, यहाँ पे हम लोग रिजिड सपोर्ट लिए थे, ठीक है, सॉरी रिजिड रॉड लिया था, यहाँ पे ये लोड था। ठीक है, जिस टाइम तुम एफर्ट लगा रहे हो, क्या तुमको लोड पे भी डिस्प्लेसमेंट उसी टाइम मिल रहा है, बिल्कुल उसी टाइम मिल रहा है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोड का सेम उसी टाइम में, तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये हो गया आपका फॉर्मूला। यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट एफर्ट से हुआ और जितना डिस्प्लेसमेंट लोड से होगा, लोड का होगा, उसको हम सिर्फ डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। और ये भी कुछ नहीं है बल्कि ये भी एक कंपैरिजन है। क्या है ये, कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी कि रेशियो। तो इसीलिए इसमें भी आपको कोई यूनिट नहीं मिलने वाली, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। A machine in which displacement of load is more than the displacement of effort is said to have the velocity ratio less than 1 and such a machine is used to obtain gain in speed। चलो इसको समझते हैं हम। वेलोसिटी रेशियो हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होना है। कह रहा है कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा हो किससे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से। यानी कि ये 4 हो और ये 3 हो, तो देखो क्या आएगा, 3 ऊपर रखेंगे ना, यहाँ पे क्या ऊपर रखेंगे, 3 ऊपर रहेगा 4,
कितना आ गया वैल्यू 0.75। ऐसे कंडीशन में हमारी वेलोसिटी रेशियो क्या हो रही है, लेस देन 1। कोई ऐसा कंडीशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, उसमें वेलोसिटी रेशियो कम हो जा रही हो, और ऐसा मशीन यूज होगा गेन इन स्पीड के लिए। अगेन ऑन द अदर हैंड, और ही दूसरी तरफ देखो, अ मशीन वर्क एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इफ इट्स वेलोसिटी रेशियो इज मोर देन 1। वेलोसिटी रेशियो मोर देन 1 रहेगा तो कैसा एक्ट करेगी वो, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से। अब यहां सेकंड कंडीशन देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अगर ज्यादा हो, किससे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट 4 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड 3 हो गया, तो 4/3 करेंगे, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 1.33 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में क्या हो जा रहा है, इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। कैसा काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। ये कैसा काम करेगा, लेस देन 1, तो गेन इन स्पीड की तरह काम करेगा। इफ वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज 1, अगर वेलोसिटी रेशियो मशीन की 1 हो, है ना, तो इफ मशीन की तब 1 होगी जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तीसरी कंडीशन है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दोनों अगर सेम है तो क्या आएगा, 1/1 आएगा, 1 आएगा आपका, है ना, क्योंकि ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ये जो मशीन होगी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, सच अ मशीन चेंजेस द डायरेक्शन। अब यहाँ पे रिजिड सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमने एक पुली लिया, ये है आपका एफर्ट और ये है आपका लोड, ठीक है। अब जितना डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो उतना ही डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है कि नहीं है। जितना इस रस्सी को इधर खींचोगे उतना ही ये लोड ऊपर को चला जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। और देखो ऐसी मशीन क्या कर रही है, ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। ये अभी क्या डिस्कस हो रहा है, अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन। वर्क इनपुट क्या होता है, वर्क इनपुट वो होता है जो वर्क हम लोग मशीन पे कर रहे हैं, यानी जो एफर्ट हम मशीन पर दे रहे हैं। द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, एफर्ट जो लगा रहे हैं उससे जो वर्क डन मशीन पे होगा, दैट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। यानी वर्क इनपुट को हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय द एफर्ट, ये कह सकते हैं। वर्क आउटपुट क्या होता है, तो अब मशीन पे आपने एफर्ट दिया, वर्क डन किया आपने मशीन पे, मशीन आपको कुछ आउटपुट देगी जो एफर्ट आपने लगाया। तो जो वर्क का आउटपुट मिलेगा आपको मशीन के द्वारा, और वो वर्क का आउटपुट कहां मिलेगा, मशीन पे जो लोड होगा उस लोड पे वो वर्क आउटपुट करेगी, तो दैट इज ओनली कॉल्ड वर्क आउटपुट। वर्क डन बाय मशीन, मशीन करेगी, किसके ऊपर करेगी, लोड के ऊपर करेगी, इज कॉल्ड वर्क आउटपुट, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन ऑन द लोड, ठीक है। अब यहां पे है इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी मालूम ही है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमता। यानी कि हर एक मशीन जो है ना कैपेसिटी के हिसाब से आती है, जैसे कि मोटर वगैरह भी आता है तो इतने पावर का है, इतनी कैपेसिटी का है, तो सबका अपना कैपेसिटी होता है। और कैपेसिटी में ये रहता है कि मतलब कितना पावर इनपुट आप दोगे तो कितना पावर आउटपुट आपको मिलेगा, यानी कि कितना इनपुट वर्क देने पे कितना आउटपुट आपको मिलेगा। 100% इफिशिएंट तो होगी नहीं, वो भी आगे देखेंगे। Efficiency of a machine is the ratio of the useful work done by the machine to the work put into the machine by effort। पहले देखो इसको ऐसे लिखते हैं, efficiency का सिंबल ये है eta, and this efficiency is equal to useful work done by machine। Work done by machine means work output, work done on machine by the effort it means work input। ये क्या होगा, आपका इफिशियंसी होगा। अब इफिशियंसी को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो आइडियल मशीन है उसका इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा।
इन अदर वर्ड्स डेफिनेशन देखो तो एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन रेशियो है वर्क आउटपुट का, देखो यहाँ वर्क आउटपुट का टू द वर्क इनपुट, टू द वर्क इनपुट का। इसके पास भी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये भी क्या है, ये भी आपका रेशियो है दो सिमिलर क्वांटिटीज का, यानी कि वर्क का। एक वर्क जो आपने मशीन पे किया, दूसरा वर्क जो मशीन ने लोड के ऊपर किया, ठीक है। और ये एफिशिएंसी को हम लोग ना हमेशा परसेंटेज में लेते हैं, इसीलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज में। फर्दर आगे देखते हैं प्रिंसिपल क्या है ऑफ अ मशीन। एक मशीन का प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन, प्रिंसिपल क्या कहता है इसका कि जब मशीन पे एनर्जी सप्लाई की जाएगी बाय अप्लाइंग द एफर्ट, हमने मशीन के ऊपर एफर्ट डाला, ठीक है, एफर्ट डाला तो उसके ऊपर वर्क डन हुआ, तो फिर वो वर्क आउटपुट देगी, इट डज सम यूजफुल वर्क, कुछ यूजफुल वर्क हमको देगा। द एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन इज कॉल्ड द वर्क इनपुट एंड द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड द वर्क आउटपुट, ठीक। तो जो पॉइंट है एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग द एफर्ट इज कॉल्ड द एफर्ट पॉइंट। जैसे कि अभी एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं तो एफर्ट पॉइंट हो गया, लोड यहाँ पे ओवरकम हो रहा है, ये वाला लोड, तो ये जो है आपका क्या हो गया, लोड पॉइंट हो गया। एंड द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड इज कॉल्ड द लोड पॉइंट। ये क्या हो गया आपका लोड पॉइंट, ये क्या हो गया आपका एफर्ट पॉइंट हो गया। इनपुट एनर्जी क्या होती है, वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट। इनपुट एनर्जी एफर्ट पॉइंट पे कितना वर्क आपने किया, और ये इक्वल होगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट के इक्वल होगा। वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। हम एफर्ट लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो एफर्ट डिस्प्लेस होगा, फिर आउटपुट एनर्जी वर्क डन एट द लोड पॉइंट, लोड पॉइंट पे भी वर्क डन होगा, तो वर्क डन क्या होगा, लोड का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये लोड क्या है एक्चुअली में, वो फोर्स है, और उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा इस लोड का। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो आप ये देखो आगे रिलेट करने को आता है, आएगा भी, ठीक है, या फिर हम आपको यही रिलेट करके दिखा देते हैं, ठीक। तो यहां पे इफिशियंसी इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा, वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट लिखा, ठीक है, इनटू 100। ये तो परसेंटेज के लिए करते हो आप, ठीक है, ये किसके लिए करते हो आप, परसेंटेज के लिए करते हो आप। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू, क्या हम यहां नहीं लिख सकते कि एफर्ट इनटू, सॉरी एफर्ट नहीं होगा, यहां पे हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है ना, तो आउटपुट का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इनटू लोड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इनटू एफर्ट। तो यहां पे इफिशियंसी किसके इक्वल हो गई, आपका डिस्प्लेसमेंट में ऑफ लोड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इनटू L बाई E के। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, L बाई E है। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू, हम यहां क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप आगे आएगा, दोबारा बता दूंगा। अच्छा, ये वेलोसिटी रेशियो क्या था, वेलोसिटी रेशियो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अगर ऊपर करना है तो हमने इसको कर दिया रेसिप्रोकल, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट नीचे हो गया। तो इन वैल्यू को हम लोग इसकी जगह पे पुट करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो dl अपॉन में d है, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन में vr। तो यहां से आपको फॉर्मूला क्या मिलता है कि मैकेनिकल एडवांटेज कैसे रिलेटेड है, इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो से, और ये आगे अभी आएगा, ठीक है। तो इसको हमने यही देख लिया। आगे चलते हैं, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
It is obvious that the useful work done by a machine, that is output energy, can never be greater than the work done on the machine. यानी कि कह रहा है कि ये जो वर्क आउटपुट है ना, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है किसके, वर्क इनपुट के। ठीक, दस नो मशीन, सॉरी इक्वल नहीं, ग्रेटर कह रहा है, क्या कहा इसने, ग्रेटर नहीं हो सकता है, वर्क आउटपुट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता वर्क इनपुट के। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो इनपुट का ही आउटपुट मिलेगा, इक्वल तो हो सकता है बट ग्रेटर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, Thus no machine can have efficiency greater than 1, मतलब जितना उसके ऊपर इनपुट डालोगे आउटपुट भी तुमको उतना ही मिलेगा, उससे कम ही मिलता है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। 100% कभी मिल ही नहीं सकता है, वो भी 100 से कम ही मिलेगा या फिर 1 से भी कम मिलेगा। आइडियल मशीन, अब देखो इसमें समझेंगे हम कि एक्चुअली जो हम लोग डेली यूज में मशीन लेते हैं वो क्या है और आइडियल मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है। एन आइडियल मशीन is that in which there is no dissipation of energy in any manner. Dissipation of energy क्या होती है, एनर्जी का किसी दूसरे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। तो आइडियल मशीन ऐसी मशीन होती है जिसमें कोई डिसिपेशन नहीं होता है एनर्जी का। The work output is equal to the work input. It means the efficiency of ideal machine is 100%. कहना क्या चाह रहा है, efficiency is equal to work output अपॉन में work input होता है, और work output अगर work input के इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, यानी 100% efficient है। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या एक्चुअल मशीन ऐसी होती है, ये तो आइडियल मशीन का केस है। तो in practice however no machine is ideal or 100% efficient for the following reason। क्यों नहीं होता है, देखो एक तो पहले हमने ये जान लिया कि कभी भी वर्क आउटपुट ग्रेटर नहीं मिलेगा, जितना इनपुट डालोगे आउटपुट उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि आइडियल मशीन में क्या होता है कि वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट इक्वल होता है, एक आइडियल मशीन का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमको इफिशियंसी 1 मिलेगी, 100% मिलेगी। अब तीसरा ये है कि हमारा जो एक्चुअल मशीन होता है जो हम डेली यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसके लिए रीजन है। पहला रीजन कि जो उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं ना यूनिट आर नॉट परफेक्टली स्मूथ, वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होते या फ्रिक्शनलेस नहीं होते, उनमें आपस में फ्रिक्शंस होता है। फ्रिक्शन होगा तो हीट होगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। The string in it, if any, is not perfectly elastic, और उसमें जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना उनमें इलास्टिसिटी परफेक्ट नहीं रहती है, मतलब थोड़ा बहुत कम ज्यादा खिंचाव रहेगा, है ना, उसके अंदर जो इलास्टिसिटी रहेगी ना वो वेरी करेगी, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, कम ज्यादा होगा वो। इट्स डिफरेंट पार्ट आर नॉट परफेक्टली रिजिड, उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना बिल्कुल एक जगह पे रिजिड नहीं होते हैं, परफेक्टली रिजिड तो बिल्कुल नहीं होते हैं। इट्स मूविंग पार्ट, अच्छा ये रिजिड की बात कर रहा है स्ट्रॉन्ग होने की, और मूविंग पार्ट जो है वो वेटलेस नहीं होते, उनका खुद का वेट होता है, तो वो एनर्जी लॉस होगी ना इन सब चीजों में, इन सारी जगहों पे। तो ड्यू टू अबव फैक्टर, इन सारे फैक्टर्स की वजह से, ये जो भी फैक्टर्स आपने देखे 4, देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द मशीन, तो इसीलिए मशीन में एनर्जी का लॉस होता रहता है। 10 इसीलिए जो आउटपुट एनर्जी है from a machine is always less than the input energy, तो आउटपुट एनर्जी इसलिए क्या होती है, हमेशा कम होती है इनपुट एनर्जी से, इसीलिए कोई मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है। नोट करने वाली बात है कि जो लॉस होता है ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन इट, सबसे ज्यादा कॉमन लॉस जो एनर्जी का होता है वो फ्रिक्शन से ओवरकम होने में होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, यही वहां पे मैंने बता दिया था, यहाँ एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क
इनपुट। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है लोड अपॉन में एफर्ट, और वहीं वेलोसिटी रेशियो का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अच्छा, इसको रेसिप्रोकल यहीं पे कर लेते हैं हम पहले ही, तो क्या हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। वर्क आउटपुट का मतलब क्या हुआ, आउटपुट मतलब लोड के ऊपर वर्क हुआ, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ लोड का, अपॉन में इनपुट में क्या दिया, तो इनपुट में हमने एफर्ट दिया और एफर्ट से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या आ जाएगा एल अपॉन में ई इनटू ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। एल अपॉन में ई की जगह क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, और ये डिस्प्लेसमेंट में ऑफ लोड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। और ये सब किसके इक्वल में जा रहा है, ये सब एफिशिएंसी के इक्वल में जा रहा है। तो यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। यही वो रिलेशनशिप है जो हमको यहाँ पे डिराइव करना था और बताना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है ना सारे प्रैक्टिकल मशीन का इज ऑलवेज लेस देन इट्स वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो से हमेशा कम रहेगा, और कम इसलिए रहेगा क्योंकि हमेशा एनर्जी का लॉस होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज कभी भी वो वेलोसिटी रेशियो से ज्यादा नहीं देगा, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वेलोसिटी रेशियो से कम रहेगा। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। ध्यान से देखो, अभी पीछे ही सॉल्व किया है। इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज कभी भी वेलोसिटी रेशियो से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन में जाएगा एनर्जी, कॉमन लॉस। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज कम है वीआर से, अगर वीआर ग्रेटर है और मैकेनिकल एडवांटेज कम है, तो ऑटोमेटिकली इफिशियंसी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है। और द आउटपुट वर्क इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट वर्क। और वैसे भी कर सकते हो कि जो आउटपुट वर्क होगा अपॉन में वर्क इनपुट है, तो वर्क आउटपुट हमेशा कम मिलेगा वर्क इनपुट से, और ये क्यों होगा, एनर्जी लॉस होगी फ्रिक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू इफिशियंसी की कितनी आ जाएगी, लेस देन 1। दोनों ही कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो कि इफिशियंसी कितनी आएगी, 1 से कम आएगी। नेक्स्ट, लीवर्स। ये लीवर्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप तुम डायग्राम में देख सकते हो कि लीवर है ये। लीवर क्या होता है, तो लीवर्स आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मशीन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये डेली लाइफ में यूज करने वाली कॉमन टाइप ऑफ मशीन है। अ लीवर इज अ रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट और बेंट, या तो स्ट्रेट होता है बेंट भी होता है, क्रोबार जैसे देखेंगे हम आगे। इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ये वो फिक्स्ड एक्सिस है जहां पे ये कैपेबल है टर्न करने का, और ये यहाँ पे टर्न कर रहा है एफर्ट लगाने पे। The axis about which the lever turns passes through a point of the lever which is called the fulcrum। और ये जो रोटेशनल एक्सिस है ये लीवर पे ही किसी पॉइंट पे पास करेगा, और इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, फल्क्रम। इट इज जनरली मार्क्ड बाय द लेटर F। किस लेटर से हम इसको मार्क करते हैं, F से। दिस पॉइंट डज नॉट मूव बट रिमेन्स फिक्स्ड when the lever is in use। लीवर अगर यहाँ इस्तेमाल में है, अगर यूज कर रहे हो इस लीवर का, तो ये पॉइंट बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो जब यूज में ना हो। तो यूज में होगा तो यूज में फल्क्रम एक ही जगह पे होगा, उसी एक्सिस पे। पहले तुमको कहीं और करना है तो फिर तुमको फल्क्रम का पॉइंट चेंज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे ये तो पहले इक्विलिब्रियम में है, अब इसके ऊपर एक और गाड़ी गिरी, अब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम से हट गया। यानी हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स तो पढ़ रखा है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था
कि यहाँ पे जो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होता है इक्विलिब्रियम में। अगर ये हॉरिजॉन्टली स्केल बैलेंस्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेट लगाया हुआ है वो वेट यहाँ वाले वेट के इक्वल है, ठीक है, तभी तो ऐसा होगा। और ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, यही चीज ना, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ पे W1 इंटू L1 और यहाँ पे W2 इंटू L2, ठीक है, यही कहते थे ना हम लोग। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होने वाला है कि a lever works on the principle of moments, इसी पे काम करता है। फॉर एन आइडियल लीवर के लिए, जैसे आइडियल मशीन था वैसे ही आइडियल लीवर के लिए एज्यूम किया जाता है कि दैट द लीवर इज वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस, कि ये जो लीवर है बिल्कुल वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है, जबकि इसके अंदर फ्रिक्शन होगा, वेट होगा। ये तो आइडियल केस है। तो आइडियल केस में जब इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा लीवर का, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ द लोड अबाउट द फल्क्रम, मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम is equal to moment of the effort about the fulcrum, is equal to the moment of effort about the fulcrum, ठीक है। यानी हम कहें कि यहाँ पे लोड है और यहाँ फल्क्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लोड आर्म हो जाएगा। वही हम बात करें इसकी, तो फल्क्रम से लेके एफर्ट तक, एफर्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो एफर्ट आर्म हो जाएगा, ठीक है। लोड क्या है, फोर्स है, और यहाँ पे भी क्या है, फोर्स है, भाई वेट लगा रहे हो आप यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसके हिसाब से, अच्छा ये भी कंडीशन है कि दो टू मोमेंट्स आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो दोनों मोमेंट्स कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा है, क्लॉकवाइज, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो तुमने देखा कि मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम, ये क्या हो जाएगा, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एफर्ट, क्या होगा, एफर्ट आर्म, है ना, इनटू एफर्ट, ठीक है। अब E इधर लेके आते हैं, यानी एफर्ट, तो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। अरे ये L अपॉन में E तो देखा देखा सा लग रहा है, ये क्या है, ये मैकेनिकल एडवांटेज है। यानी कि एक लीवर के केस में मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। लो भाई फॉर्मूला भी मिल गया हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, the mechanical advantage of a lever is equal to the ratio of the length of its effort arm to the length of its load arm। अभी पीछे किया ना कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो ही तो है, ये कर लिया हम लोगों ने। the mechanical advantage of a lever can be increased by increasing its effort arm or by decreasing its load arm। अब देखो जैसे ये एग्जांपल देख रहे हो, यहां पे हम क्या करें, ये दो कंडीशन लेते हैं, ठीक है। ये टोटल तुम्हारा कितना है, मान लो ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक। हमने पहली बार फल्क्रम कहां पे लगाया, ये बिल्कुल मिडिल में लगा देते हैं, ठीक। अगर हमने इसको मिडिल में लगा दिया और यहाँ पे लोड है और यहाँ पे एफर्ट है, तो ये लोड आर्म और एफर्ट आर्म, ये भी 4 ये भी 4, कितना आंसर आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 आएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का कैसे इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग इट्स एफर्ट आर्म। तो क्या करें हम इसको और इधर लेके चले आते हैं। अब इधर 6 कर दिया, इधर 2, और यहाँ पे लोड है, यहाँ पे एफर्ट है। अब मैकेनिकल एडवांटेज कितनी हो गई, 6 अपॉन में 2, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे इंक्रीज कर सकते हो, या तो लोड आर्म को डिक्रीज कर दो या तो एफर्ट आर्म को इंक्रीज कर दो। चलो अभी लीवर देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ लीवर, ठीक है। लीवर कई टाइप्स के होते हैं और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिलेटिव पोजीशन के ऊपर। किनका पोजीशन, एफर्ट का पोजीशन, लोड का पोजीशन और फल्क्रम का पोजीशन। इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो लीवर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्लास 1 लीवर। और क्लास 1 लीवर में सबसे पहला आता है क्लास 1 लीवर, और इसमें जो फल्क्रम होता है वो मिडिल में होता है। इन दीज टाइप्स ऑफ लीवर्स
the fulcrum F is in between the effort E and the load L. For class 1 lever, the mechanical advantage and velocity ratio can have any value. अच्छा, क्लास 1 लीवर की भी खासियत है कि देखो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कोई भी वैल्यू का हो सकता है, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। यानी ये वो कैटेगरी हो गई जिसके अंदर फोर्स मल्टीप्लायर भी मिल जाएगा, गेन इन स्पीड भी मिल जाएगा, या फिर चेंज इन डायरेक्शन वाली भी मशीन मिल जाएगी। यहाँ पे ये देखो प्लायर का इस्तेमाल कर रहा है, प्लायर देखो पाइवटेड है, यहाँ पे राइवट लगा हुआ है, ये क्या है इसका फल्क्रम, और लोड कहाँ है, ये वायर हम इसमें लगाते हैं और इसको कट करते हैं। एफर्ट कहाँ, हमारी उंगलियां एफर्ट यहाँ पे लगाती हैं। तो लोड और एफर्ट इसके बीच में फल्क्रम है, फल्क्रम का पोजीशन मिडिल में, तो ये किस टाइप का लीवर हुआ, क्लास 1 लीवर हुआ। अब यहीं पे तुम देख लो मैकेनिकल एडवांटेज देखना है, लोड आर्म छोटा है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है भाई, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म होता है। तो एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म होता है, तो एफर्ट आर्म यहाँ पे कैसा है, ग्रेटर है ना, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी तो पूरा कितना आएगा, ज्यादा वैल्यू आएगा ना, तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर का ही काम करेगी, है ना। तार को काटना कितना मुश्किल होता है, मेटल को काटना कितना मुश्किल होता है, किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, शीयर्स का, प्लायर्स का। फिर यहाँ देखते हैं, देखो ये हाथ जो इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है ना, ये एक फल्क्रम की तरह यहाँ पे इसको यूज करेंगे। ये क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एफर्ट नीचे की तरफ लगाएंगे और ये जो लोड रखा हुआ है ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो ये भी आपका कौन सा लीवर हो गया, लिफ्टिंग अ लोड विद स्पीड, ये आपका क्लास 1 लीवर में आ गया, ये वाला। फिर इसके बाद ये जो सीजर है, सीजर में भी देखो ये क्या है, आपका राइवट के बीच में लगा हुआ, और यहाँ पे जो लोड आर्म है लिनियर है और एफर्ट आर्म छोटा है, एफर्ट आर्म छोटा लोड आर्म बड़ा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो गया इसके अंदर, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, और ये क्या करेगा, गेन इन स्पीड। फिर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका फल्क्रम है, यहाँ पे आपका लोड ये सॉरी एफर्ट लगाओगे, और ये आपका जो है लोड है। तो अगेन जो है आपका फल्क्रम बीच में आएगा, और इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में भी ये आपका क्लास 1 लीवर है। और ये तो तुम देख ही रहे हो, है ना, ये दोनों खेल रहे हैं, ये आपका फल्क्रम है, एक लोड है तो एक एफर्ट है, ठीक। तो यहाँ पे लोड और एफर्ट के बीच में फल्क्रम है, तो ये भी कौन सा क्लास हो गया लीवर का, क्लास 1 लीवर। तो आई थिंक अब पोजीशन देख के आप बता दोगे कि कौन सा क्लास है लीवर का। A long handle oar used for rowing boat by a single person act as a lever of class 1। ये क्लास 1 लीवर है, इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक डायग्राम और आएगा क्लास 3 लीवर में आएगा। अब सेम डायग्राम नहीं है, सिमिलर डायग्राम है, सेम मतलब एग्जैक्टली सेम, सिमिलर है इसी तरह का। यहाँ पे इसने जो ओर रख लिया है ना, ये जो ओर किसको बोलते हैं, ये जो डंडी इसकी, ठीक है, जिसका इस्तेमाल ये कर रहा है नाव को चलाने के लिए। तो यहाँ पे इसने इसको यहाँ पे फिक्स रखा हुआ है, इसलिए ये मिडिल में किसका काम कर रहा है, फल्क्रम का। और इसके हाथ ही हैं जो क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। ये एफर्ट कहाँ से लगा रहा है, अपने हाथों से लगा रहा है। और लोड कौन है, वाटर है, वाटर पे ही तो ये फोर्स लगा रहा है, आउटपुट कहाँ मिल रहा है इसको, वाटर पे मिल रहा है। तो ये एफर्ट लोड के बीच में फल्क्रम हुआ, तो इस कंडीशन में ये वाला और जो यहाँ फिक्स पोजीशन पे है, फल्क्रम है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये कैसा है, फिक्स पोजीशन सिर्फ होने की वजह से, फल्क्रम बीच में होने की वजह से ये आपका क्लास 1 लीवर है। एक और एग्जांपल आएगा, वो बाद में देखेंगे क्लास 3 की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका क्लास 2 लीवर। अब क्लास 2 लीवर कैसे होते हैं, इनमें जो लोड होता है ना वही बीच में आ जाता है एफर्ट और फल्क्रम के। लोड कहां पे आ जाएगा, एफर्ट और फल्क्रम के। ये रहा फल्क्रम, ये रहा एफर्ट, और बीच में कौन आ गया, लोड। देख रहे हो, ये फल्क्रम, ये लोड, यहाँ पे ये ढक्कन को खोलेगा। वैसे ही नट क्रैकर का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, वो लोड जो कि मिडिल में है, और ये रहा आपका फल्क्रम, और एफर्ट कहां से लगाओगे, यहां से लगाओगे एफर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद व्हील बैरो में भी देखो, ये आपका लोड मिडिल में है,
ये फलक्रम है जो पहिया है, और एफर्ट यहाँ पे इसको अपने हाथों से आप उठाते हो। तो अगेन लोड इज बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट। तो ये कौन सी क्लास हो गई? क्लास 2 लीवर। अब क्लास 3 लीवर के बारे में पूछा जाए तो कैसे पोजीशन बताओगे? देखो फलक्रम बीच में आ चुका, लोड बीच में आ चुका, अब कौन बीच में आएगा? अब एफर्ट बीच में आ जाएगा, तो क्लास 3 लीवर हो जाएगा। अब इनमें भी देखते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ क्लास 2 लीवर आर ऑलवेज मोर देन 1। अब ये देखो इसमें खास बात कही, इससे पहले वाले में क्लास 1 वाले में तो हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, है ना। तीनों तरह से काम कर सकता है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, गेन इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन के लिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्लास 2 लीवर की, तो क्लास 2 लीवर कैसा हो रहा है? इसमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज हमारा और वेलोसिटी रेशियो जो है मोर देन 1 मिल रहा है। अच्छा ऐसी बात है तो चलो कोई एक डायग्राम ले लेते हैं। एफर्ट आर्म फलक्रम से हम देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू आपका एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म होता है। अब एफर्ट आर्म यहाँ पे क्या है? लिनियर दिख रहा है मुझे, किससे? लोड आर्म से। अगर एफर्ट आर्म लिनियर है लोड आर्म से तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? अगर हमारा जो न्यूमरेटर है इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, इट मींस द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन 1। अच्छा इसके बाद वेलोसिटी रेशियो भी देख लेते हैं किसी एक से ही। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एफर्ट का, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोड का। तो यहाँ पे भी हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना आ जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है यहाँ पे हमारा ग्रेटर है देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से। तो इस कंडीशन में भी क्या हो गया? वेलोसिटी रेशियो हमारी ग्रेटर देन 1 हो गई, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर यहाँ पे ग्रेटर है। ठीक है, सारे कंडीशन में देखो ये एफर्ट आर्म हो गया फलक्रम तक, फिर फलक्रम से लोड तक क्या हो गया? लोड आर्म हो गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास 3 लीवर्स। क्लास 3 लीवर में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ लीवर्स द एफर्ट E इज बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड M, है ना। सबसे पहली क्लास में फलक्रम बीच में, सेकंड क्लास में लोड बीच में, थर्ड क्लास में एफर्ट मिडिल में आएगा। और जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो होगी क्लास 3 लीवर की, वो क्या होगी? ऑलवेज लेस देन 1 होगी, हमेशा 1 से कम आएगी। कैसे कम आएगी? चलो वो भी देखते हैं। ये क्या है आपका भाई? लोड है। फलक्रम यहाँ है ज्वाइंट, लोड आर्म इतना बड़ा। अच्छा एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं? कहीं यहाँ एफर्ट लगा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, एफर्ट यहीं लगा रहे हैं। एफर्ट आर्म से फलक्रम ये डिस्टेंस एफर्ट आर्म का कितना हो गया? स्मॉलर हो गया। एफर्ट आर्म छोटा है लोड आर्म से, और मैकेनिकल एडवांटेज कहता है एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो पूरी वैल्यू कम आएगी, लेस देन 1 आएगी, तो देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 तो क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लायर होगा, यानी कि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा किसका? लोड का, है ना, बाय स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से। ठीक है, देखते हो ना यहाँ पे कोई चीज उठा के दूसरी जगह रखने काम आती है। फिर यही बात करें चाकू और यहाँ पे ये जो आपका फोर्सेप है, इन दोनों में भी देखो ये फलक्रम कॉर्नर पे है, एफर्ट कहाँ लगाते हो? कहीं बीच में, यहाँ पे हाथ रखते हैं चाकू पे, और लोड कहीं यहाँ होता है कट करने के लिए या फिर यहाँ पे पिक करने के लिए। वही ये वाला स्पीड देखो, इस वाले स्पीड में क्या होता है कि यहाँ पे आपने हाथ फंसा दिया। अब वहां पे आपने जब हाथ फंसा दिया ना, तो ये फलक्रम की तरह काम करेगा। और ये कैसा है? हमने नीचे मिट्टी नीचे से उठाई और अब हम इसको ऐसे लिफ्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं? बीच में लगा रहे हैं और उठा रहे हैं, है ना। लोड कहाँ है? कहीं किनारे पे लोड है हमारा, किनारे पे। तो एफर्ट ऐसे लगाया और ये फलक्रम की तरह ही काम किया, फिर उठाया, लगाया और दूसरी जगह ले गए। तो यहाँ पे भी एफर्ट बीच में है लोड और फलक्रम के, तो इस वाले कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? क्लास 3 लीवर। वो वाला जो कंडीशन था वो कंडीशन इससे अलग था, उसमें फलक्रम बीच में था। उसमें क्या था? इसको फलक्रम की तरह यूज किया जा रहा था, एफर्ट ऐसे लगाया जा रहा था।
तो वो क्लास 1 लीवर थी, ये क्लास 3 लीवर है। With this type of lever, we do not get gain in force, force multiply नहीं होता, but we get gain in speed, speed में गेन होता है। यानी कि लार्जर डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, लोड का, और ये ऑब्टेन होता है किससे, स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या है, कम है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा है, तो देयरफॉर यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो भी कितनी आ जाएगी आपकी, लेस देन 1 आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर। नेक्स्ट है आपका कि इन अ बोट, देखो यही वाला है ना, सिमिलर आ गया ना फिर से। हाँ, यही डायग्राम की हम बात कर रहे थे, ये क्लास 3 लीवर में है, क्योंकि सेवरल पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं दोनों साइड में, देख सकते हो दोनों साइड में बहुत सारे लोग बैठे हैं, वन आफ्टर अदर, एक दूसरे के, ऑल फेसिंग टुवर्ड द फ्रंट साइड, सब सामने की तरफ देख रहे हैं। और देखो यहाँ पे हैंडल फिक्स नहीं है, ध्यान से देखो, हैंडल यहाँ पे किसी का फिक्स नहीं है, किसी ने हैंडल को फिक्स नहीं रखा है। दे रो द बोट ईच यूजिंग अ शॉर्ट हैंडल ओर, और थोड़ा छोटा सा ये हैंडल ओर है, इसी के इस्तेमाल से क्या कर रहे हैं, ये पीछे पानी को बिल्कुल धकेल रहे हैं। विच एक्ट एज अ लीवर ऑफ क्लास 3। अब पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं, ये लोग इसको आपको फलक्रम की तरह यूज कर रहे हैं, और ये वाला दूसरा वाला जो हाथ है इसको एफर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोड कहाँ है, यहाँ कहीं नीचे वाटर है, इसको किसकी तरह, ये आपका फलक्रम, एफर्ट कहाँ लगा रहे, इस वाले हाथ को आगे पीछे कर रहे हैं, और ये क्या है आपका लोड है। तो एफर्ट अगर बीच में हो गया, कौन सी क्लास की लीवर हो गई, ये क्लास 3 लीवर हो गई। वही उस वाली कंडीशन में क्या था ना कि फलक्रम बीच में था, क्योंकि वो वहां पे बिल्कुल बंधा हुआ था, है ना, ऊपर एफर्ट लगाते थे और नीचे लोड का डिस्प्लेसमेंट होता था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ईच क्लास ऑफ लीवर का एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में भी हर क्लास का लीवर है, देखो तीनों क्लास का देखते हैं कहां कहां पे। क्लास 1 लीवर कब काम करता है, देखो इन एक्शन ऑफ नॉडिंग ऑफ द हेड, ये जो हम सर हिलाते हैं, ठीक है, हाँ हाँ करते हैं, तो ये क्या है, लोड है, ये क्या है हमारा लोड है सर का, और ये एफर्ट, और बीच में कौन है, बीच में हमारा ये स्पाइन है, ये क्या कर रहा है, ये स्पाइन क्या करता है, इसको सपोर्ट देता है ना, यही फलक्रम है जिसके दोनों तरफ हम लोग इसको हिला रहे हैं, नॉड कर रहे हैं। तो ये कौन सा कंडीशन है जिसमें फलक्रम मिडिल में हो, तो ये क्लास 1 लीवर है। फिर सेकंड वाला देखते हैं, क्लास 2 लीवर कहाँ है, रेस करते हो जब आप वेट अपना किसके ऊपर, टोज के ऊपर, टोज के ऊपर, तो बॉडी पूरी टोज के ऊपर है, इसका मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, ये तो वो एक्सेस है जिसके ऊपर पूरा लोड दिया है तुमने, ठीक है, और लोड ये पूरे बॉडी का, एफर्ट किसके ऊपर लग रहा है, मसल्स के ऊपर लगता है आपका, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, लोड कहीं आपकी मिडिल में आ रही है, एफर्ट और फलक्रम के, तो लोड अगर मिडिल में आ रही है तो कौन सा क्लास हो गया लीवर का, ये क्लास 2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास 3 लीवर इन रेजिंग लोड बाय 4 आवर। अब देखो यहाँ पे ये एल्बो है मेरा, ठीक है, ये एल्बो है ना, कभी बॉडी वॉडी बनाते होगे तो देखा होगा तुमने कि वो डंबल वंबल उठाते हैं अपने हाथों से, तो ये जो डंबल वंबल उठा रहे हैं अपने हाथों से, ये क्या है, हाथ पे लोड है, ये हो गया डंबल उनके हाथ में, ये एल्बो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बिल्कुल फलक्रम का काम कर रहा है, और जो स्ट्रेस पड़ रहा है किसके ऊपर पड़ रहा है, मसल्स के ऊपर पड़ रहा है, तो यानी कि एफर्ट कहीं मिडिल में लग रही है, फलक्रम कॉर्नर पे है, और ये लोड आपका यहाँ दूसरे साइड है, दूसरे एंड पे है, तो फलक्रम लोड के बीच में एफर्ट, यानी क्लास 3 लीवर। नेक्स्ट, अब इसके बाद टॉपिक आता है आपका पुली का। पुली क्या है, तो देखो इट इज अ मेटेलिक और वुडन डिस्क, मेटल का भी बना हो सकता है ये, वुडन का भी बना हो सकता है, विथ अ ग्रूव ड्रीम। अब ग्रूव ड्रीम का मतलब क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा सा ना गड्ढे होते हैं, है ना, इसके अंदर आपका ये जो डिस्क है, डिस्क के अंदर थोड़ा सा गड्ढा होगा, और वो गड्ढा इसलिए ताकि उसके ऊपर रस्सी रखी जा सके। A string is passed around the groove, वो जो ग्रूव होता है उससे स्ट्रिंग को यानी धागे को, रस्सी को पास कराया जाता है। The disc rotate about an axle passing through its center। अब ये देखो ये क्या है ना,
इस पे डिस्क रहेगी तो ये डिस्क रोटेट करेगी, ये बीच में क्या है एक्सल पास किया रहेगा, इसी के ऊपर ये डिस्क पूरी रोटेट करती रहती है, रोटेबल रहती है, तो रस्सी भी उसी के साथ साथ उसी पे स्लिप करती है। द एक्सल इज फिक्स्ड रिजिडली टू अ फ्रेम और ब्लॉक बाय द मीन्स ऑफ नेल्स। ये रहा और ये बिल्कुल ऐसे हो गया। अब देखो क्या होगा, ये डिस्क इस पे मूव करेगी, क्या करेगी, मूव करेगी, रस्सी ऊपर नीचे करेंगे तो डिस्क भी क्या करेगी, रोटेट करेगी और रस्सी ऊपर नीचे होगी। जनरली क्या करते हैं, सिंगल पुली और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पुलीज फिक्स्ड इन अ फ्रेम इज कॉल्ड अ ब्लॉक। तो ये एक पुली ब्लॉक कहा जा सकता है, या फिर एक से ज्यादा पुली का कॉम्बिनेशन, इससे भी एक फ्रेम में, मतलब ये सिंगल ये आपका फिक्स्ड पुली और ये मूवेबल पुली, इनको क्या कहते हैं हम लोग, ये कॉम्बिनेशन होता है पुलिस का, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लॉक कहते हैं। अब जब एक स्ट्रिंग, रोप या फिर चेन चारों तरफ वाइंड कर दी जाती है, चारों तरफ वाइंड कर दी जाती है सारे पुलिस में, है ना, इन डिफरेंट ब्लॉक्स, उसको टैकल कहा जाता है। देखो इसमें क्या है, अलग अलग चेन है सबके लिए, ये एक फिक्स पुली, ये सब मूवेबल पुलिस, ये भी कॉम्बिनेशन है पुलिस का, और इस वाले में ये क्या है, ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ये ऊपर एक ब्लॉक, ये नीचे एक ब्लॉक, ये ऊपर एक ब्लॉक, ये नीचे एक ब्लॉक। लेकिन जब ब्लॉक में हम लोग चेन या रस्सी पूरा सब पे लपेट देते हैं, सब पे लग जाता है, वाइंड अप हो जाता है एक सिंगल, तो ये क्या होता है, ये कहलाता है आपका टैकल। ठीक है, तो ब्लॉक एंड टैकल आप समझ लिए। तो अब हम समझते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। पुली को देखो इस्तेमाल किया जा सकता है दो तरीके से, या तो मूवेबल या तो फिक्स्ड वाला। बाय कीपिंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इन फिक्स पोजीशन, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स पोजीशन पे है, यानी कि ये एक्सल बिल्कुल किसी फ्रेम में किसी जगह पे बिल्कुल लगा हुआ है, और पुली रोटेट करेगी तो बस इसी एक्सिस पे रोटेट करेगी, पुली खुद ऊपर नीचे नहीं जाएगी, पुली का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये जो डिस्क है सर्कुलर डिस्क, ये यहीं पे रोटेट करेगी, है ना, रस्सी इसके ऊपर आएगी जाएगी स्लिप करेगी। दूसरा कंडीशन है विदाउट कीपिंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स। दूसरा कंडीशन, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने फिक्स नहीं किया, यानी रस्सी के साथ साथ पुली भी क्या हो रही है, नीचे जा रही है, और खींचने पे क्या हो रही है, ऊपर आ रही है, यानी ये कौन सा कंडीशन है, मूवेबल पुली का। अलाउइंग इट टू मूव, कि मूव करो भैया, व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ पुली इज केप्ट फिक्स्ड इट इज कॉल्ड फिक्स्ड पुली। तो फिक्स्ड पुली किसको कहेंगे, इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रखा। एंड इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है नहीं, इसका तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऊपर नीचे आ जा रही है, तो इट इज कॉल्ड मूवेबल पुली। ये कौन सा पुली हो गया, मूवेबल पुली हो गया। अभी दोनों के बारे में डिटेल्ड समझेंगे ना, तो समझेंगे कि कैसे दोनों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और क्या फायदा है इस्तेमाल करने का। पहले देखते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। A pulley which has its axis of rotation fixed, axis of rotation fixed, तो इसको बोलेंगे हम लोग फिक्स पुली। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ अ फिक्स्ड पुली। चलो देखते हैं हम लोग इसका। अब देखो ये जो धागा है ना, इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं कि भाई ये कैसा है, बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है, और जो टेंशनल फोर्स है ना चारों तरफ बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे देखो नेग्लेक्ट करेंगे क्या क्या, मास ऑफ द स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड सरफेस ऑफ द रिंग, ये रिंग का सरफेस और स्ट्रिंग दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसको भी नेग्लेक्ट कर देना है। एंड द फ्रिक्शन एट द एक्सल इन द रोप बियरिंग इज बेरिंग, ये भी हमको नेग्लेक्ट कर देना है कि जो फ्रिक्शन है एक्सल पे या फिर पुली के बेरिंग में, उसमें वो छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं ना, ताकि वो रोटेट करे, जैसे तुम्हारे साइकिल्स वगैरह में लगे होते हैं रोटेशन के लिए, तो वो सारी चीजों में फ्रिक्शन वगैरह हमको क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास क्या दिखता है कि ये जो लोड है इसमें क्या होगा, टेंशन टी होगा, टेंशन टी होगा, इसमें भी सेम टेंशन होगा। अब ये भी बात को समझो कि दोनों तरफ जो टेंशनल फोर्स होंगे इक्वल क्यों होंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर दोनों तरफ ये सब कुछ हटा दो, अगर दोनों तरफ टेंशनल फोर्स यानी पूरी रस्सी में अगर टेंशनल फोर्स यहाँ पे बराबर नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी अनइक्वल टेंशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, रस्सी किसी एक तरफ गिर जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, टेंशनल फोर्स दोनों तरफ बराबर ही मानेंगे।
ठीक है, यानी जितना यहाँ पे टेंशन लग रहा है लोड को उठाते हुए उतना ही एफर्ट को लगाते हुए यहाँ भी लगेगा, सेम टू सेम, परफेक्ट। हाँ, नहीं सेम होगा मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में रस्सी रखने पे किसी एक तरफ क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, झुक जाएगी, गिर जाएगी, इसीलिए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो लोड है, लोड क्या है, इज इक्वल टू टी। क्या हो गया हमारा लोड, लोड हो गया टी के इक्वल। एफर्ट किसके इक्वल हुआ, एफर्ट भी देखो यहाँ पे टी के इक्वल हो गया, एफर्ट भी किसके इक्वल, टी के इक्वल हो गया। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, सिंगल फिक्स्ड पुली का लोड अपॉन में एफर्ट। लोड कितना टी, एफर्ट कितना टी, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है, दूसरी चीज है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। चलो वो भी देख लेते हैं। अब इसके बाद में हमको ये देखना है, तो देखो अगर हमको इसको x डिस्टेंस तक ऊपर लेके जाना है तो क्या हमको ये रस्सी x डिस्टेंस तक नीचे खींचनी होगी या नहीं, डाउनवर्ड बिल्कुल खींचनी होगी। ये जितना डिस्टेंस नीचे खींचेंगे ये उतनी ही डिस्टेंस ऊपर जाएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अगर x है तभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड भी x होगा, यानी अगेन वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो, और ये भी कितना आ गया 1, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 तो इफिशियंसी भी 1। फिर इस्तेमाल क्यों करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मोर देन 1 होता तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती, अगर लेस देन 1 होता तो स्पीड गेन करती। हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जब इसका ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ रहा है, वेलोसिटी रेशियो भी 1 आ रहा है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कन्वीनियंट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा सकें, वरना कुएं से पानी निकालते निकालते किसी दिन कुएं में ही चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो यही सवाल है ना आ गया कि when there is no gain in mechanical advantage or in the velocity ratio then why a fixed pulley is used। क्यों इस्तेमाल करते हो भाई, तो सिंगल फिक्स्ड पुली को इस्तेमाल किया जाता है only to change, क्या चेंज करने के लिए, the direction of the force applied, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका डायरेक्शन बदलने के लिए, यानी कि इसके इस्तेमाल से with its use the effort can be applied in a more convenient direction, एक आसान डायरेक्शन में आप फोर्स लगा सकते हो और अपने वेट को भी पूरे एफर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। To raise or blow directly upward it is difficult, डायरेक्टली खींचना डिफिकल्ट होता है, but with the help of a fixed pulley the effort can be applied in the downward direction to move the load अपवर्ड। अब देखो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें वगैरह बनती है ना उसमें जो है कि पुलिस का यूज होता है, तो एक से ज्यादा पुलिस का यूज होता है, उसमें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कभी देखा होगा है ना, सामान ऊपर पहुंचाने के लिए। नाउ टू अप्लाई द एफर्ट डाउनवर्ड वन कैन कन्वीनियंटली मेक यूज ऑफ हिज ओन वेट आल्सो फॉर द एफर्ट, यानी खुद का वेट भी वो इस्तेमाल कर सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। पहले तो देख लें अब यहाँ पे सिंगल मूवेबल पुली, उसके बाद हम ब्लॉक एंड टैकल पे आएंगे और सिंगल फिक्स्ड पुली को कैसे मूवेबल पुलीज के साथ हम लोग यूज करते हैं वो भी देखेंगे। सिंगल मूवेबल पुली यानी एक सिंगल पुली है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है, बस इसका नाम हो गया सिंगल मूवेबल पुली। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेट करने वाला एक्सिस फिक्स नहीं है, ये खुद एक्सिस ही ऊपर नीचे हो रहा है, ये पूरा सर्कुलर डिस्क के साथ। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे आपका ये लोड है। देखो ये सब समझना जरूरी इसलिए है ताकि आप आगे आप और आसानी से चीजों को समझ सको। अब ये लोड L है, अब इसको कैसे, इसके ऊपर जो लोड है ये लोड जो है दो टेंशन में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, किस में, दो टेंशन में डिवाइड हो रहा है, एक टेंशन ये है एक टेंशन ये है, इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी चीज को एक हाथ से खींचूं, ठीक, एक हाथ से उठाऊं,
फिर मैं क्या करूं, अपने दोनों हाथों से फोर्स लगा के उस चीज को उठाऊं। अब क्या हुआ, ये एक हाथ है, ये एक हाथ है, देख रहे हो, ये भी एक हाथ, ये एक हाथ। अब मैं इसको उठा रहा हूं तो ये जो लोड है, जो वजन है, अगर ये 5 किलो का है तो 2.5 किलो इस हाथ पे लग रहा होगा, 2.5 किलो इस हाथ पे लग रहा होगा। तो ये ऐसे उठा रहा हूं, तो यहाँ पे लोड किसके इक्वल हो गया, लोड हमारा डिवाइड हो गया T1 प्लस T1 में, यानी कि कितना आ गया, 2T1 आ गया। एक के बजाय दो हाथ से हम उठा रहे हैं, समझ लो। अब एफर्ट किधर लगा रहे हो, एफर्ट तो तुम एक ही तरफ लगा रहे हो। एफर्ट किधर लगा रहे हो, सिर्फ उस साइड लगा रहे हो, इधर में तो एफर्ट लगा रहे हो, इधर में सिर्फ एक हाथ से ऐसे खींच रहे हो। तो जो तुम एफर्ट लगा रहे हो वो किसके इक्वल है, सिर्फ T1 के इक्वल है। अब एफर्ट सिर्फ T1 के इक्वल है तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहता है, लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि 2T1 अपॉन में T1 कितनी वैल्यू आ गई, 2। अरे ये तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आ गया, यानी एक मूवेबल पुली कैसा काम कर रही है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है। मतलब ये दो हाथों से, एक हाथों से जो 5 किलो का वजन उठाना था, पुली का यूज करके सिर्फ 2.5 किलो के जो है, आपको 2.5 किलो के लिए बस आपको फोर्स लगाना है और 5 किलो का वजन उड़ जाएगा। यानी एक सिंगल मूवेबल पुली किसका काम की, आपका एक स्पीड मल्टीप्लायर का, सॉरी ये फोर्स मल्टीप्लायर का सॉरी काम की। अब फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर लिया, मैकेनिकल एडवांटेज देख लिया, वेलोसिटी रेशियो की बात आती है, इरेज कर दे रहे हैं हम इसको। अब तुमको क्या करना है, ये रस्सी इधर से खींचनी है, क्या करना है, रस्सी इधर से खींचनी है, और करना क्या है, इस लोड को ऊपर उठाना है। तो क्या इस लोड को x डिस्टेंस उठाने के लिए आपको यहां x और यहां x ट्वाइस x ऊपर नहीं करना पड़ेगा, बात तो समझो। हम क्या कह रहे हैं कि अगर लोड सिर्फ x डिस्टेंस जाएगा तो सिर्फ x डिस्टेंस जाने के लिए, लोड को ऊपर जाने के लिए x इधर में मूवमेंट चाहिए, x इधर में मूवमेंट चाहिए, तो टोटल एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट एफर्ट का कितना करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है। x डिस्टेंस उठाने के लिए यहाँ पे ट्वाइस x डिस्प्लेसमेंट करना होगा, क्योंकि आधी डिस्टेंस ये खा जाएगा, आधी डिस्टेंस ये खाएगा, तब जाके ये आपका लोड x डिस्टेंस तक उठेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपको कितना लगाना होगा, 2x, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड करना है आपको x तक का। वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, वेलोसिटी रेशियो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट 2x अपॉन में लोड का x, तो कितनी आ गई, 2। आपका वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 आ गया, क्या काम कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है हमारी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो, यानी कि 2 अपॉन में 2 कितना आ गया, 1 आ गया। इफिशियंसी कितनी है इसकी, 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली। अब एक मूवेबल पुली का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। विद अ सिंगल मूवेबल पुली द एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखो यहां पे ये डायग्राम बना रहे हैं, तो यहां पे क्या है कि हमने एक सिंगल मूवेबल पुली लिया हुआ है, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से लगाना पड़ रहा है, जो कि मेरे लिए मुश्किल होगा। However, it is inconvenient to apply the effort in an upward direction। ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगाना आपके लिए मुश्किल होगा एफर्ट। Therefore, a movable pulley is used along with a single fixed pulley to change the direction of effort। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक पुली लगा दूंगा, और ये वाली जो पुली रहेगी मेरी, ये फिक्स्ड रहेगी, यानी एक मूवेबल पुली के साथ एक फिक्स पुली लगा दिया। अब ये जो रस्सी है ये इधर आ गई,
अब क्या करेंगे, हम यहाँ एफर्ट लगा देंगे और नीचे इसको खींच लेंगे, यानी यहाँ वाला एफर्ट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, ये एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में हो गया, यानी मूवेबल पुली के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग, एक फिक्स पुली का, ताकि हमारा डायरेक्शन कैसा हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए एफर्ट का। ये आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में द कॉम्बिनेशन कैन बी मेड इन टू वेज, दो तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। देखो दो तरीके का कॉम्बिनेशन है, एक फिक्स, बाकी जो है मूवेबल रख के ऐसे, या फिर देखो एक ब्लॉक नीचे एक ब्लॉक ऊपर, ऊपर वाला ब्लॉक फिक्स है, नीचे वाला ब्लॉक जो है आपका मूवेबल करके, ठीक है। तो ये दो तरीके से, ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है और ये आपका एक फिक्स पुली और अदर मूवेबल पुलीज का यूज करके है, ठीक, यूजिंग वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुलीज, और ये है यूजिंग सेवरल फिक्स्ड पुलीज इन टू ब्लॉक्स। यहाँ पे भी ये दोनों इधर फिक्स है, ये दोनों इधर फिक्स है, लेकिन ये वाला ब्लॉक मूवेबल होगा, ये वाला ब्लॉक आपका मूवेबल नहीं होगा। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हम लोग देखते हैं इसको। तो देखो बारी बारी से दोनों को देखेंगे और डिराइव करेंगे कि कैसे काम करेगा ये। यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड द अदर मूवेबल पुलीज, एक फिक्स पुली या अदर मूवेबल पुलीज का यूज करेंगे तो कैसे वीआर निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे और मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये लोड है और इस लोड को ये सब भूल जाओ, ऊपर से ये ऊपर से सब अभी छोड़ दो, भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं, सिर्फ ये लोड, इस लोड को कौन उठाए हुए हैं, T1 और T1, यानी 2T1 इस लोड को उठाए हुए हैं दोनों हाथों से, दो तरफ से T1 को उठाए हुए हैं, यानी तुम्हारा L इज इक्वल टू T1 प्लस T1 इज इक्वल टू 2T1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वहां पे आ जाओ आप यहाँ पे, अब T1 क्या है, लोड है, समझना, सिर्फ समझने के लिए लिखने, देखो यहाँ पे सिर्फ T1 लोड है, किसके लिए, T2 के लिए और T2 के लिए। T1 को कौन उठाए हुए है, T2 और T2, T1 को कौन उठाए हुए है, T2 प्लस T2, कितना आ गया, 2T2 आ गया, ओके। अगेन इससे फर्दर मूव करो, ये इससे फर्दर मूव करो, चलो हम यहाँ थर्ड पुली पे आते हैं। ये जो T2 है वो लोड है इस C वाले पुली के लिए, और ये T2 लोड को उठाए हुए कौन है, T2 लोड को T3 और T3 उठाए हुए है। तो यानी कि T2 किसके इक्वल है, T3 प्लस T3 के, यानी कि 2T3 के, ठीक है। एक और चीज, ये जो T3 अपवर्ड डायरेक्शन में हमको लगाना था, फिक्स पुली का इस्तेमाल करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी ये क्या है, T3, और यही तो हमारा हाथ है, यही तो हम ताकत लगा रहे हैं, यानी कि एफर्ट किसके इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ T3 के इक्वल है। आते हैं वापस, T1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2T2, क्या लिख सकते हैं, 2T2, तो हमने 2 लिखा, T1 की जगह पे 2T2 लिख दिया, कितना आ गया, 4T2 आ गया। T2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2T3, 4T2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2T3, कितना आ गया, 8T3 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, लोड के इक्वल आ गया। निकालते हैं हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज जैसे ही निकालने के लिए आएंगे, लोड अपॉन में एफर्ट पुट करना है, लोड की वैल्यू 8T3 और एफर्ट की वैल्यू सिर्फ T3, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ गया, 8। अब यहां से एक और चीज समझने वाली है, यहां पे देखो, जब ये वाला लोड ये वाली पुली पे पड़ रहा था, तो यहां पे तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो रहा था, 2 पे पावर 1 यानी 2 आ रहा था। अरे बताने की क्या जरूरत है, इससे पहले एक सिंगल और एक मूवेबल वाला यूज किया है ना तुमने, तो एक मूवेबल पुली क्या करेगी, आपको मैकेनिकल एडवांटेज 2 दे रही थी ना, फिर उसके बाद ये 2 पे पावर 1, यहां आने पे 2 पे पावर 2 और यहां आने पे 2 पे पावर 3 दे रही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 हो जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा, वापस से आते हैं, ये देखो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है भैया, 2 है, किसका, एक मूवेबल पुली का,
कितना है 2 है, ठीक है। अब वापस से आ जाओ अपने डायग्राम पे, तो दूसरी वाली पुली लगी, डबल मिल जाएगा 4, उससे ऊपर एक और पुली मिली, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी 8 हो जाएगा। हम 8 को यहां लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। और एक्चुअली में है कितनी पुली, ए बी सी, ये क्या है, ये तो चेंज कर रही है सिर्फ डायरेक्शन, यानी हम इसको 2 पे पावर n भी लिख सकते हैं। यानी मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, 2 पे पावर n हो गया, और n इज नथिंग बट नंबर ऑफ पुलीज, ठीक है। यानी कि अगर पुली 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5, अगर पुली 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पे पावर 4 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 2 पे पावर 5 हो जाएगा। अब चलो ये तो बात हो गई किसकी, मैकेनिकल एडवांटेज की। अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात हो गई तो अब हमको किसकी बात करनी है, वेलोसिटी रेशियो की। अब वेलोसिटी रेशियो को भी समझने के लिए आपको यहां बैक फुट पे आना होगा, ये डिस्टेंस देखना होगा, ठीक है। ये डायग्राम देखो, हमने कहा कि अगर x डिस्टेंस लोड को उठाना है तो x इस साइड और x इस साइड, यानी पूरा 2x एफर्ट लगाओगे तभी x डिस्टेंस जाएगा। 2x लगाओगे तो x इधर आधा आधा, पहले आधा इधर जा रहा है, तो अगर x डिस्टेंस तक उठाना है तो 2x तुमको लगाना पड़ेगा एफर्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो यहां पे अगर हमको लोड को सिर्फ कितना उठाना हो x, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 2x का। 2x उठाना है तो डिस्प्लेसमेंट कितने का होना चाहिए 4x का। अगर डिस्प्लेसमेंट कितना करना है 4x, तो कितना यहाँ पे इसका उठाना पड़ेगा, इसका जस्ट डबल, यानी कि 8x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट शुड बी 8x फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अप टू ओनली x। ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, 8x अपॉन में x कितना आ गया, ये भी आपका 8 आ गया। वेलोसिटी रेशियो कितनी आ गई, 8, ठीक है, 2 पे पावर 3, ये हो गया आपका। वैसे यहां पे भी हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज कह रहा हूं। अब क्या बताया है, इफिशियंसी। इफिशियंसी इज इक्वल टू आपका मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। कितना हो जाएगा इफिशियंसी इसकी, इफिशियंसी इसकी आ जाएगी 1। अब ये 1 आ गया तो क्या ये बताओ कि इफिशियंसी 100% हो गई क्या, 100% इफिशिएंट हो गया क्या ये, नहीं। ये 100% इफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि एक आइडियल कंडीशन में ये सारे मूवेबल पुलिस के वेट क्या होंगे, 0 होंगे, मासलेस होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, इसलिए। वरना क्या होगा, फ्रिक्शन वगैरह में ओवरकम होने पे इसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, इफिशियंसी एक्चुअल में लेस देन 1 आएगी। नेक्स्ट अब देखते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम यूजिंग सेवरल पुलीज इन 2 ब्लॉक्स, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पुलिस यूज्ड इन मूवेबल लोअर ब्लॉक होने चाहिए, या तो वो इक्वल हो और 1 लेस देन द नंबर ऑफ पुलिस इन द फिक्स्ड अपर ब्लॉक, या फिर जो है क्या होने चाहिए, ऊपर वाले से एक कम हो या तो ऊपर वाले के बराबर हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लोअर वाले में ज्यादा यूज कर ले अपर वाले में कम, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब इसमें भी हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो को देखते हैं। यहां पे जो लोड है वो किसमें डिवाइडेड है, 1t, 2t, 3t, 4t, 5t। हाउ मेनी, 5t में डिवाइडेड है। अच्छा, एफर्ट कितना लगा रहे हो, एफर्ट बस यहां लगा रहे हैं। एफर्ट किसके इक्वल है, t के इक्वल है। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, 5t अपॉन में t इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। एक्चुअली में पुलिस कितने हैं, 5 है, इसलिए 5 आ गया। चलो इसको भी देखते हैं। इस कंडीशन में भी देखो, ये जो मेरा लोड है वो किसमें है, लोड डिवाइडेड है 1 2 3 4, 4t में, इसमें 4t में। और एफर्ट कितना लगा रहे हैं हम, सिर्फ t।
तो मैकेनिकल एडवांटेज यहां पे कितना हो गया 4t अपॉन में t यानी कि 4 हो गया। यानी एक चीज मेरे को समझ में आ रही है और वो ये क्या समझ में आ रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस इनटू t अपॉन में t। यानी कि कह सकते हैं कि लोड अपॉन में एफर्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस इनटू t अपॉन में t। n किसके लिए स्टैंड होता है नंबर ऑफ पुलिस के लिए, 5 तो 5 हो जा रहा है, 4 तो 4, ऐसे ही 3 होगा तो 3, ऊपर में 2 नीचे में 1 ले लेंगे तो t से t कैंसिल कर देते हैं, एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन n। यानी जितना हमने पुली यूज कर दिया उतना ही हमको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर लोड हमारा 1000 केजी का था और हमने कितने पुलिस लगाए, 5 पुलिस लगा दिए, तो 5 2 जा यानी 200, बस इतना ही एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा 1000 केजी के लिए। 200 केजी का एफर्ट, एक दो पुलिस और लगा दो और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे हैवी लोड भी हम लोग उठा पाएंगे। वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, चलो वीआर भी देख लेते हैं, वेलोसिटी रेशियो किसी एक तरफ से। हाँ, तो वेलोसिटी रेशियो देखते हैं। अच्छा, ये क्या हो रहा है एक्चुअली में ना, ये नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल आ रहा है भाई। ये किसके इक्वल आ रहा है, नंबर ऑफ पुलिस के। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस, जितने नंबर ऑफ पुलिस है उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। अब वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं। अगर हमको डिस्टेंस x इसको मूव कराना है, कितना डिस्टेंस x, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है, तो अगर हमको लोड को सिर्फ x मूव कराना है तो पता चलेगा भाई x डिस्टेंस इसमें, x इसमें, x इसमें, x इसमें और x इसमें, टोटल 5x। कितना, टोटल 5x। डिस्प्लेसमेंट एफर्ट का कितना होना चाहिए टोटल, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 5x कितना डिस्प्लेसमेंट करना होगा। तो 5x अपॉन में x, वेलोसिटी रेशियो भी कितनी आ गई 5। वैसे ही इसकी कितनी आ जाएगी वेलोसिटी रेशियो, 4 आ जाएगी। यानी कि ये भी किसके इक्वल हो गया, n के इक्वल हो गया। चलो इफिशियंसी देखते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो, ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है n अपॉन में n, यानी नंबर ऑफ पुलिस है। तो क्या ये 100% एफिशिएंट है, नहीं, बात हुई ये आइडियल कंडीशन में ही सिर्फ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है कि thus in a block and tackle system the effort gets multiplied n times। ये वाली लाइन देखो यहां कहीं लिखी हुई है, the effort gets multiplied n times। ठीक है, एफर्ट क्या हो जाता है n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, where n is the total number of pulleys in the system, it therefore act as a फोर्स मल्टीप्लायर। और ये कैसा काम कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। यहां पे देखो लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू ई, यानी जो एफर्ट आप लगा रहे हो, नंबर ऑफ पुलिस 5 पुलिस लगाए हुए हो तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एफर्ट। कैसा काम कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। एक और चीज है इसके अंदर, देखते हैं हम कि इफेक्ट ऑफ वेट of pulleys on mechanical advantage, velocity ratio and efficiency। ठीक है, इसके ऊपर हम देखते हैं। तो कंसीडर करो एक सिस्टम n पुलिस का, कितने पुलिस का, n पुलिस का, यहाँ 5 है यहाँ 4 है। Let W be the total weight of the lower block along with the pulleys। लोअर ब्लॉक का जो वेट है उसको मान लो कि कितना है, ये W है, और ये लोड तो हमने L लिया ही हुआ है। तो बैलेंस्ड पोजीशन में क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज का आपको पता है, अभी पीछे देखा, m इंटू टी अपॉन में t होता है। ठीक, ये किसके लिए है, लोड के लिए, ये किसके लिए है, एफर्ट के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे लोड क्या कह रहे हैं हम, L प्लस W। W किसका, W यानी कि इस ब्लॉक का वेट इसके साथ में, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू टी के। एफर्ट किसके इक्वल होगा, टी के। तो मैकेनिकल एडवांटेज इस वेट के साथ क्या होगी, लोड यानी L प्लस W अपॉन में एफर्ट के, और ये इक्वल होना चाहिए इसके साथ किसके, n t अपॉन में t के।
ठीक है, यही तो है मैकेनिकल एडवांटेज। देखो ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब इसको आगे लेके चलते हैं, टी से टी यहाँ कैंसिल, एल अपॉन में ई प्लस डब्ल्यू अपॉन में ई इज इक्वल टू एन। अब ये एल अपॉन में ई होता क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। क्या इफेक्ट पड़ा, इज इक्वल टू एन माइनस वेट ऑफ द ब्लॉक अलोंग द पुलिस अपॉन में ई। ये आ गया मैकेनिकल एडवांटेज पे इफेक्ट। मैकेनिकल एडवांटेज तो ये था डायरेक्टली, लेकिन वेट का क्या इफेक्ट आता है, ये इफेक्ट आता है। क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा, वेलोसिटी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो पर पर्टिकुलर काइंड ऑफ मशीन चेंज ही नहीं होती, तो ये m ही रह जाएगा। तो चलो भाई एफिशिएंसी पे कुछ तो फर्क पड़ेगा, m में अपॉन में वी आर। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, m माइनस डब्ल्यू अपॉन में e अपॉन में n, कितना हो जाएगा, n अपॉन में m इंटू डब्ल्यू बाई ई इंटू n हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस डब्ल्यू बाई एन इंटू ई। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। अरे सॉरी, क्या हो जाएगा ये हमारी इफिशियंसी हो जाएगी, वेलोसिटी रेशियो नहीं चेंज होगा। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर ग्रेटर इफिशियंसी, और ज्यादा क्षमता के लिए, द पुलीज इन द लोअर ब्लॉक should be as light as possible and the friction in bearing of the pulleys should be minimized by the use of lubricant। यानी कि ल्यूब्रिकेंट वगैरह का इस्तेमाल करके इसके अंदर फ्रिक्शन को कम रखना है और इसके अंदर मास को जितना कम से कम हो सके उतना कम रखना है, क्योंकि इसका इफेक्ट अच्छा खासा पड़ रहा है किसके ऊपर, इफिशियंसी के ऊपर एज वेल एज मैकेनिकल एडवांटेज के भी ऊपर। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर सिर्फ एक सिंगल शॉट में। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और अब से जो भी वीडियोस आपकी बनेंगी तो पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।